मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलो किसको याद है मंगलाचरण? वीरम प्रणम्य सर्वज्ञम सर्वज्ञ विनश्चासे दोषितं पातंत रूपमालेय बालबोधाय तत्सते नमस्तस्यै सरस्वत्यै निर्लज्जानिमूर्ध्यै विचित्रालो वर्तते नमो वृषभसेनाधि गौतमाङ्गणेशने मूलोत्तर गुणात्याय सर्वस्मै मुनिये नमः। गुरुभक्त्या वयं सार्धद्विपदिकैवर्तिना वन्दामहे संख्योन्नयनकोटिमुनीश्वरान् अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शालिनी पहला वाला श्लोक फिर से बोलना जरा। वीरम प्रणम्य वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषितं कातन्तरूपमालेयं बालबोधाय तत्सते। ठीक है। आचार्य सर्ववर्म स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। चलो अब हम लोग चलते हैं व्यंजन संधि में। अथ व्यंजन संधि रुच्यते। क्या होगा विग्रह इसका? व्यंजन संधि उच्यते। संधि के बाद क्या होगा? उच्यते। संधि के बाद क्या आएगा? संधि के बाद उच्चते तो ठीक है, उच्चते तो रहेगा। विसर्ग वगैरह पूछ रहे हैं। संधि के बाद विसर्ग रहेगा। संधि के बाद विसर्ग रहेगा। अथ व्यंजन संधि, ये रा हो गया, विसर्ग का रा हो गया है ना। फिर सुनाई नहीं पड़ा। अकेले बोलो पिंकी, और कोई मत बोलो। आप बोलो। हाँ ठीक है, विसर्ग का रा हो जाएगा। हाँ ठीक है। बस हम अभी सूत्र नहीं पूछ रहे थे, सिर्फ कुछ है कि नहीं, क्योंकि इन लोग बोल रहे थे व्यंजन संधि उच्चते, संधि नहीं बोल रहे। हमने भी उच्चते संधि संधि विसर्ग बोला था। हाँ थोड़ा और क्लियर बोला करो। हाँ संधि संधि उच्चते। यह ज्वाइन कर लो, क्लास हो गई तुम्हारी। कर ली ना? हाँ ठीक है। चलो तो स्थिति क्या की है यहाँ पर देख रही है? हिया बताएगी स्थिति क्या की है। बोलो हिया, बोलो। स्थिति दिख रही तुमको यहाँ लिखी हुई, वाक अत्र वगैरह? हाँ बोलो। वाक अत्र वाक हयति अच अत्र अप गच्छति तत् अत्र षट् गच्छन्ति तत् अत्र तत् गच्छति ककुप् आस्ते ककुप् जयति इति स्थिति। बहुत बढ़िया। तो अब इतनी स्थिति है, सुनो सब लोग, दीप्ति, मनीषा, शालिनी, पिंकी, ठीक है। अब हमको इनको सिद्ध करना है। इनको सिद्ध करने के लिए हम चलते हैं सूत्र नंबर 1 व्यंजन संधि का। संस्कृत में वर्ग 68 नंबर का सूत्र है। ये सूत्र है ना? हाँ ठीक है, यही है। वर्ग प्रथमाः पदान्ताः स्वरघोषवत्सु तृतीयान्। मनीषा, फिर शालिनी, फिर पिंकी। वर्ग प्रथमाः पदान्ताः स्वरघोषवत्सु तृतीयान्। अब तुम्हारे विसर्ग सही आए, इसलिए तुमसे पहले बुलवाया, ठीक है। शालिनी, पिंकी, फिर दीप्ति। वर्ग प्रथमाः पदान्ताः स्वरघोषवत्सु तृतीयान्। वर्ग प्रथमाः पदान्ताः स्वरघोषवत्सु तृतीयान्। दीप्ति, फिर बाद में वर्ग प्रथमाः पदान्ताः स्वरघोषवत्सु तृतीयान्। चंदन जी के बाद मिनी, दिव्या और या और मिनी दोनों। वर्ग प्रथमाः पदान्ताः स्वरघोषवत्सु तृतीयान्। बोलो किया। हाँ बुआ।
वर्ग प्रथमाः तदान्ताः स्वरघोषवस्तु तृतीयान्। बहुत सुंदर, बोलो दिव्या। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु ज्ञान। ठीक है। देखो अब इसकी टीका क्या कह रही है, पदांता। अपने पास सबसे पहली स्थिति क्या है, किसी को याद है? पीछे चली गई। चलो हम इसमें हाँ वाक अत्र है। हाँ ठीक है, वाक अत्र। तो हमने यहाँ लिखा वाक अत्र। अब हमको टीका इसके माध्यम से समझनी है ना, स्थिति को देख के टीका समझेंगे। पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर हो, है कि नहीं? अच्छा एक चीज तुमको स्थिति में समझा दें पहले सबको, ठीक है। ये है, यहाँ क है, ठीक है, मतलब क वर्ग पदांत। यहाँ च है, मतलब च वर्ग पदांत, कुचू है ना, का के बाद च आता है। फिर यहाँ ट वर्ग पद के अंत में है। फिर यहाँ त वर्ग है ना, और फिर यहाँ प वर्ग ककुप में। तो पांचों वर्गों की एक एक स्थिति की है। वाक्य का इसकी तो दो की है ना, क की, चा की भी दो की है, टा की भी दो की है, तत् की भी दो, हाँ सबकी दो दो है, सबकी दो दो, ठीक है। तो ये सब पांचों वर्गों को अपने को यहाँ पर देखना, ध्यान देना है। तो पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर हो, ठीक है। और कैसा हो वर्ग का प्रथम अक्षर? स्वरेशु घोष वत्सु च परेशु। स्वर और घोष, ठीक है। स्वर और घोष की परिभाषा याद है? स्वर किसे कहते हैं? बोलो बोलो, सूत्र बोलो। नहीं क्या, मनीषा के लिए बोलो। बस यही से शुरू हुआ क्या? बोलो। तत्र चतुर्दशादौ स्वराः। मनीषा तत्र भी है उसमें, ठीक है, क्या है? तत्र भी है, तत्र चतुर्दशादौ स्वराः। और घोष किसे कहते हैं? हाँ घोष बंतोन्य। तो अन्य से क्या लेंगे अपन? अघोष की परिभाषा याद करना पड़ेगी। फिर वर्ग प्रथमा प्रथमा द्वितीय स घोषा। वर्ग के प्रथम द्वितीय और श तीनों अघोष हैं। कितने? 10 3 13 अघोष थे। इन 13 को छोड़ करके बाकी के जितने वो सब क्या कहलाएंगे? घोष कहलाएंगे, ठीक है। हाँ 20 और फिर बाद में नहीं हाँ भी ले लेंगे ना, ये अलावा भी ले लेंगे। हाँ 3 से लेकर 3 5 15 और 5 20, ठीक है, बिल्कुल सही। तो देखो क्या कह रहे हैं, स्वर और घोष संज्ञक वर्ण परे होने पर, स्वर और घोष संज्ञक वर्ण परे होने पर, परे क्या होना चाहिए? स्वर हो, अभी तो अपने पास स्वर है, अथवा घोष परे हो, तो दो चीज। तो यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है? घोष मिल रहा है। तो पद के अंत में रहने वाला वर्ग का जो प्रथम अक्षर है वो क्या होता है? अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है। तो ये अपने वर्ग का तृतीय बनेगा तो क्या बन जाएगा? बाघ बन जाएगा। और यहाँ पर अत्र है, ठीक है। तो बाघ जो है हलंत है, तो क्या बनेगा पूरा? तो कैसे बन गया? व्यंजन स्वरम परवर्णम रहित। व्यंजन स्वरम परवर्णम रहित, मतलब स्वर रहित जो व्यंजन है वो पर वर्ण को अपने में मिला लेता है। उसने आ को अपने में मिला लिया। तो यहाँ पर कौन सी दो शर्त बताई? घोष परे हो अथवा स्वर परे हो, बस दो ही। तो यहाँ अपने को स्वर मिल गया। अब दूसरी स्थिति, अब इसमें से देख लो, पास से दिख रही है, वही बता रहे, इसलिए हमने ये वाला खोल दिया क्योंकि इसमें ऊपर स्थिति दिख रही है ना, इसलिए इसको खोल लिया अपन ने, ठीक है। तो ये अपना स्वर परे होने वाला हो गया। अब ज जो है क्या है? घोष परे है। क्यों? क्योंकि घोष बंतोन्य, पहला और दूसरा छोड़ करके बाकी के सब घोष कहलाते हैं। ये तीसरा है च, इसलिए घोष परे होने पर भी क्या बन जाएगा? ये अपने वर्ग का तृतीय हो जाएगा। तो क्या बना? हाँ बस सीधा, इसमें कुछ
व्यंजन में स्वरम परवणम नहीं लगेगा, सीधा ग आधा करके लिख दिया अपन। का आधा था तो ग आधा कर दिया ना, यहाँ ये नीचे देख लो। ठीक है, अब अच और अत्र का बनाओ। और जा हुआ अजत्र जा का तृतीय जा हो गया, ज और जा में जा हलंत है इसलिए आ मिल गया व्यंजन में स्वरम परवणम नहीं, इसलिए तो अजत्र बन गया। अजत्र ये लिखा है। चलो दीप्ति बनाओ अज गच्छति का। अच्छा गच्छति का चा का तृतीय वर्ण क्या और चा का जा हो गया। जा हो गया। चा सीधा आ रहेगा। जाएगा, चा आ क्या जाएगा, भी आधा हो परे में क्या है? परे में क्या है? घोष है ना। अरे घोष है। चलो हाँ। हिया बनाओ, षट अत्र का बनाओ। हिया षट है और अत्र है, स्वर परे है कि नहीं? अब हुआ है। तो क्या होगा? टा का क्या हो जाएगा? का तीसरे नंबर का बताओ। क्या हो जाएगा? टा का डा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये इसको पढ़ो, षड अत्र है ना। चलो तो यहाँ पर भी ऐसे टा का डा हो गया, षड गच्छन्ते गच्छन्ति। चलो तत् का बनाओ मिनी। स्वर परे होने से ता का क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर का दा हो जाएगा। ता था दा, तो दा हलंत है तो दा में आ मिल गया, तो तदत्र बन गया। ये लिखा तदत्र। ठीक है, इसके बाद तदगच्छति ज्यों का त्यों दा बस करके लिख दिए, ये तदगच्छति है ना। ककुपास्ते का मनीषा क्या बनेगा? बा हो गया, तो बा में आ मिला दिया तो ककुबास्ते बन गया। ठीक है, ककुब जयति का शालिनी जयति ज्यों का ज्यों का त्या लिखते। चलो अब ये थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लो, इसको कोई पढ़ाता नहीं नीचे वाले को, और ये आवश्यक नहीं है फिर भी लिख दिया है यहाँ पर। और किस प्रयोजन से लिखा है ये विद्वान लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन 2 लाइन का अर्थ हम बता देते हैं ना। देखो अब ध्यान से सुनना। प्रकृति प्रत्ययो हो, मतलब प्रकृति और प्रत्यय के षष्ठी का द्विवचन है। ठीक है, और पद यो हो, मतलब 2 पदों के विभागी यानी विभाग होने पर संधि स्वरात प्रतिषेधश्च, संधि होती है और स्वर से प्रतिषेध होता है। क्या? प्रकृति और प्रत्यय का विभाग जहाँ पर होता है वहां पर नियम से संधि कार्य होता है भवत्यन होता है, और जहाँ पदों का विभाग होता है वहाँ विकल्प से संधि कार्य होता है। देखो क्या लेंगे, अपन उसका विरोध करता है। 1 मिनट बता रहे, इन्होंने कुछ लिखा था। अच्छा, उस पुस्तक में। हाँ, क्या पूछ रही दीप्ति? प्रतिषेध करता बोला था ना। हाँ, प्रतिषेध मतलब निषेध। देखो प्रतिषेध यानी निषेध, इसका शाब्दिक अर्थ किसी को समझ में आया? प्रकृति और प्रत्यय का, और पद यानी पदों का विभाग होने पर, विभाग यानी विभाग होने पर संधि होती है। और स्वरात प्रतिषेधश्च, स्वरात मतलब स्वर से प्रतिषेध भी होता है। ठीक है, और स्वर का निषेध करता है। हाँ, स्वर आ जाएगा तो प्रतिषेध भी होता है। जैसे अपन विकल्प करते ना, विकल्प से मतलब हाँ, संधि का निषेध कर देगा। फिर क्या कहते हैं कि यत्र यहाँ से ले लेना, यत्र यानी जहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय का विभाग होता है, तत्र नित्यम संधि कार्य भवति, वहाँ पर नियम से संधि कार्य होता है। ठीक है, और यत्र पदयो विभाग तत्र विकल्पेन संधि कार्य भवति, जहाँ पर पदों का विभाग होता है वहाँ पर विकल्प से संधि कार्य होता है। देखो इसमें भी शायद इन्होंने लिखा है, देख रहे 1 मिनट। सकार को कौन सा सूत्र चल रहा है अपना? 68, सूत्र नंबर 68 देखा था हमने। इसमें कुछ भैया ने लिखा है, अर्थात का के स्थान पर ये सब बन गया। हाँ, इन्होंने लिखा है प्रकृति और प्रत्यय के पद के विभाग होने पर संधि और स्वर से उसका निषेध होता है। जहाँ प्रकृति और प्रत्यय में विभाग होता है वहाँ संधि कार्य नित्य होता है, और जहाँ दोनों पदों का विभाग होता है वहाँ विकल्प से संधि कार्य होता है। फिर बाद में उन्होंने नोट लिख दिया, इस परिभाषा का भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है, इन्होंने भी लिख दिया। मतलब यहाँ इसका कोई प्रयोजन नहीं था, जो विषय अपन पढ़ रहे हैं ना, यहाँ ये नहीं भी लिखते बड़ी व्याकरण का उठा करके। और जिस मंतव्य से आचार्यों ने डाला होगा, आचार्य जी ने डाला होगा, लेकिन अपन इतना समझ लो। ठीक है, तो इसको और
समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं। देखो हम एक चीज बता देते तुम लोग को, काम आएगी शायद। चौक से काम चल। प्रकृति और प्रत्यय दो चीज होती हैं। जैसे प्रकृति, कोई प्रकृति किसे कहते हैं? जैसे राम, ठीक है, ये प्रकृति है, जिसको प्रातिपदिक भी कहते हैं। और सी प्रत्यय कहलाता है। तो राम और सी लगाया तो राम ये अनुबंध उसका लोप हो जाएगा और सी का विसर्ग हो जाएगा, तो राम बन जाता है। ये प्रकृति प्रत्यय कहलाते हैं। जो भी अपन लगाएंगे ना ये कृदंत में या तिगंत में, प्रकृति प्रत्यय कहलाते हैं। और दूसरी व्याकरण में इसको प्रातिपदिक भी कहते हैं, इसको प्रकृति को, ठीक है। और पद किसे कहते हैं? जैसे रमा और ईश, ये दोनों पद हैं, क्योंकि रमा का अर्थ भी है और ईश का अर्थ भी है। रमा यानी लक्ष्मी, ईश यानी स्वामी, है ना। तो इस प्रकार से ये दो मिलकर के पद बनते हैं। तो पदों का विभाग भी होता है और प्रकृति और प्रत्यय का विभाग भी होता है। यहाँ ये कहना चाहे जहाँ प्रकृति और प्रत्यय के विभाग में और पदों के विभाग में संधि भी होती है और स्वर हो तो प्रतिषेध भी होता है, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने अलग से बता दिया कि जहाँ प्रकृति और प्रत्यय का विभाग होता है, गई क्या आवाज? अच्छा, स्लेट जा रही होगी ना अभी? नहीं जा रही, आज नहीं जा रही? नहीं जा रही, ठीक है, जा रही। चलो फिर अब मैं जाने लगी। हाँ चलो मैं फिर भी कर देती हूँ। तो कहते हैं जहाँ प्रकृति और प्रत्यय का विभाग होता है, प्रकृति और प्रत्यय का तो बता दिया ना अभी तुम लोग को। जहाँ वैसे आएंगे तो वहां पर क्या होता है, नियम से संधि कार्य होगा। क्योंकि राम में हमने सी लगाए तो हम तो विकल्प कर ही नहीं सकते ना, कैसे करेंगे? ये तो रामा बनेगा ही नहीं। तो जहाँ प्रकृति और प्रत्यय का विभाग होगा वहां तो नियम से संधि कार्य होगा। आया समझ में? नहीं आया? आवाज गई क्या? आ गया ना? जैसे बाला है, ठीक है, बाला बना दे रहे, राम को छोड़ दिया। जैसे बाला है स्त्रीलिंग, इसमें औ जोड़ना है, तो ये प्रकृति ही प्रत्यय है, तो इसमें नियम से संधि करनी पड़ेगी हमें। तो क्या बन जाएगा? और से बाले बन जाएगा, बाला बाले बाला, है ना। पूरी विधि लगाएंगे तो हमें नियम से हमें इनकी संधि करना ही पड़ेगी प्रत्यय के साथ। लेकिन अगर पद हो तो जरूरी नहीं कि हम करें। जैसे विकल्प से बनाएंगे तो नहीं भी करें, प्रकृति भाव भी हो सकता है। पदों में नियम नहीं है, प्रकृति और प्रत्यय में नियम है, ऐसा समझना, है ना। नहीं तो हमारा शब्द ही तैयार नहीं होगा ना, प्रकृति और प्रत्यय में अगर अपन नहीं करेंगे। पदों में नियम नहीं है कि संधि करें। हाँ। प्रकृति और प्रत्यय में नियम है कि नियम से, संधि होगी। हाँ नियम से होगी, है ना। प्रकृति प्रत्ययो यत्र पदयो विभागा तत्र विकल्पेन संधि कार्यम भवति। प्रकृति और प्रत्यय विभाग में नियम से होगा, इनमें विकल्प से हो सकता है। पदयो विभागा तत्र विकल्पेन संधि कार्यम भवति, है ना। प्रकृति भाव भी हो जाता है। आ गया ना? इसको समझने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अपन ने थोड़ा समझ लिया। चलो अब अगले सूत्र में चलते हैं। दीदी हम एक बार घोष बता दीजिए, हम भूल गए, हमें याद नहीं है। वर्ग प्रथमा द्वितीया श घोषा। वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर अशा और शा तीनों शा ये अघोष है। और घोषवंतों ने इनको छोड़कर के बाकी जितने अक्षर बचे वो सब क्या है? घोष है। स्वरों को मत लेना, व्यंजनों को बस लेना, ठीक है। तक तो वर्ग के प्रथम, हाँ एक मिनट बोलो पिंकी। वर्ग की प्रति चतुर्थ पंचम वर्ण जो है वो घोष वर्ग, हाँ वो घोष कहलाएंगे और यरलवा और हाँ कहलाएंगे। हाँ 20 हो जाएंगे घोष और 13 हो जाएंगे अघोष, क्योंकि 2 पंचे 10, 2 लिए अपन ने, पहला दूसरा, है ना। और तीन शा लिए, 13 तो अघोष है और 20 घोष है और 14 स्वर है, ठीक है। हो गया क्लियर? हाँ दीदी। चलो एक दो सूत्र ले लेते हैं। 70 प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम। प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम। मनीषा स्थिति क्या की है, बस पढ़ के बताओ कौन कौन सी स्थिति है। सूत्र रह गया कौन सा? अच्छा हाँ ठीक है। पंचमे पंचमान तृतीयान नवा। पंचमे पंचमान तृतीयान नवा।
अब हमारे पास स्थिति देख लो, पहले बोल लो एक एक करके सब लोग। और पंचमांश तृतीयान नवा, बोलो हिया। इसमें पंचमान तृतीयान नवा। ठीक है। दिव्या, पंचमे पंचमांश, बहुत धीरे बोल रही, आवाज तो मेरे पास जा रही। हिया की तो आ जाती है अच्छे। पंचमे पंचमांश तृतीयान नवा। चलो, और किसने नहीं बोला? दीप्ति। चलो सिद्धि करो। ठीक है, तो स्थिति हमारे पास है वाक प्लस मति। अब ये सूत्र क्या कह रहा है? पदांता वर्ग प्रथमा, पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर हो, तो है हमारे पास वर्ग का प्रथम अक्षर। ठीक है, और परे क्या होना चाहिए? पंचम होना चाहिए। पहले वाला क्या कह रहा था? स्वर और घोष परे हो, यहाँ पर नहीं कह रहा है। यहाँ पर कौन सा परे होना चाहिए? पंचम। तो ये पंचम परे है। पंचम परे है कि नहीं? तो पंचम परे हो, जो वर्ग का प्रथम अक्षर है वो अपने वर्ग का पंचम हो जाता है। पंचमान आपद्यन्ते। और नवा नहीं भी होता, नहीं होगा तो ऊपर के सूत्र से तृतीय हो जाएगा। तृतीयान नवा, अगर नहीं होगा तो तृतीय हो जाएगा। टीका काट बताओ शालिनी। बोलो पिंकी। शालिनी का म्यूट है। बोलो पिंकी। कौन बोल रहा है? बोले हाँ बोलो शालिनी पहले। यदि पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर हो तो बाद में पंचम अक्षर हो बहुत अच्छा। तो क्या होता है? तो वह पंचम हो जाता है, और नहीं होगा तो तृतीय हो जाता है। और एक शब्द ये स्ववर्ग, स्ववर्ग से क्या लेना? अपने वर्ग का पंचम होता है। अपने वर्ग का पंचम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मति तो पंचम है, तो ये पंचम माँ नहीं होगा, ये अपने वर्ग का पंचम होगा। तो इसका पंचम क्या बनेगा फिर? का पंचम और वांगमती बन गया है ना, वांगमती। ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है? अचमात्रम। बनाओ अचमात्रम की। की दो बनेगी ना, वांगमती और काका तीसरा वांगमती है ना। हाँ बहुत अच्छा, बना लो दूसरा रूप, बना लो दूसरा रूप। क्या बनेगा? नहीं, इसका नहीं पूछ रहे, इसका नहीं पूछ रहे मनीषा। अभी रुको, तुमने इसका याद दिलाया ना, दो बनेंगे, तो इसका दूसरा रूप बनाओ। बागमती का दूसरा रूप बनाओ। बागमती बन जाएगा। ठीक है, ये लिखे बागमती एक, और दूसरा बागमती। ठीक है, अब इसका बनाओ। कौन बनाएगा? दीप्ति। अचमात्रम में लगाओ। पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर है, पंचम परे है, तो ये अपने वर्ग का पंचम हो जाएगा। तो ये इसका पंचम कौन सा होएगा? या बोलो चा का पंचम। इया है ना, इया हलंत रहेगा। और यहाँ पर मात्रम है, आई मात्रम बन गया। एक रूप तो ये बन गया। अगर नहीं होगा तो क्या बनेगा? तृतीय हो जाएगा। चा का तृतीय क्या होता है? जा हो जाएगा, अजमात्रम बन जाएगा। ठीक है, एक आई मात्रम, एक अजमात्रम। षण्मुखानी, इसका भी कर दो। ता का पंचम क्या होगा? नमकार वाला ना, षण्मुखानी बन गया है ना। और दूसरा क्या बना? द बन गया, तो षण्मुखानी दा हो जाएगा। इसी प्रकार तत् का पंचम क्या होगा? ता का तो तन्नयनम बन गया। और नहीं होगा तो तृतीय हो गया। ठीक है, इसी प्रकार त्रिष्टुप का बनाओ। पा का पंचम माँ हो जाएगा, दोनों माँ हो जाएंगे। लेकिन ये यहाँ अपना पूरा हो गया। इनकी स्थिति की है कहाँ से? इति सिद्धम, यहाँ तक सिद्धि कहाँ से चल रहा था? अभी स्थिति चल रही। ठीक है, त्रिष्टुप मिनोति पूरे बन गए। ठीक है, त्रिष्टुप मिनोति बा हो गया। वाक मात्रम, अक मात्रम,
रहा है, अब यहाँ से स्थिति कर रहा है ना, क्या कह रहे हैं, अकमात्रम षडमात्रम तन्नयनम अकुपमात्रम इति स्थिते है। जहाँ तक रूप सिद्ध हो गए ना, इति सिद्धम लिखना चाहिए, इति सिद्धम लिखना चाहिए। कृष्ण मिनोती तक लग रहा है, इस वाली पुस्तक में होगा। हाँ, यहाँ से भी पता चल जाएगा ना, वाक मात्रम यहाँ सिद्ध कर रहे बार बार। ठीक है, और पढ़ना कि बस हाँ इतने ही रहने तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो अच्छे से आएगा, है ना। 70 कल पढ़ेंगे। पंचमी प्रत्यय, पंचमी पंचमा नित्यम, ये प्रत्यय है, ये मात्रक प्रत्यय से वाला मात्रक, तो प्रत्यय वाला सूत्र आएगा, प्रत्यय पंचमी पंचमा नित्यम। ठीक है, चलो। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीतेषु शीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। द्वादशांग माता की जय।